जी, तो अभी जो मैं बात कर रहा था वो दोबारा सुन लीजिएगा कि देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि जहां पर आप गवर्नमेंट ग्रांट देती है, कंडीशन अप्लाई कर देती है। ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ग्रांट एप्लीकेबल होगी, नहीं तो वापस करनी पड़ेगी। अभी रिफंड की तरफ हम बाद में आएंगे। याद रखिएगा, इस सूरत हाल में जिस वक्त आपकी ये रिटर्न हो रही होती है, रिटर्न होती है, आपकी रिटर्न हो सकती है कंडीशन, तो उस सूरत में आप ग्रॉस मेथड को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशनल है और आपकी कंडीशन मोस्टली उसी वक्त फुलफिल हो जाती है, मैक्सिमम जिस वक्त आप इनिशियली इसको इनिशिएट करते हैं, तो उस वक्त नेट मेथड को हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, दीज आर ओनली प्रैक्टिसेस व्हिच आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, तो ये दो मेथड है, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। अब आइएगा इसके बाद दूसरा हिस्सा आइएगा इसका, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट related to income, and it is the most simplest. Excuse me, sir. जी सर ये कंडीशंस वाली बात आपने क्या बताई थी? कंडीशंस मीटिंग एंड हो गई थी तो भी ज्वाइन किया। अच्छा, मैंने कोई खास बात नहीं बताई थी, सिर्फ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था प्रैक्टिसेस के हवाले से, लेकिन स्टैंडर्ड की कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था जी कि नॉर्मली हमें नेट मेथड वहां यूज करना चाहिए जहां पर कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हूँ एट द स्टार्ट, और जहाँ पर कंडीशन कंटिन्यू रहे ओवर द पीरियड, तो वहां पर हमें ग्रॉस मेथड की तरफ जाना चाहिए। बट देयर इज नो गाइडलाइंस गिवन इन अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्कस करता है देयर आर टू मेथड्स, वन इज अ ग्रॉस मेथड एंड अदर इज अ नेट मेथड। ठीक है, तो और ये भी कहता है कि आप जिस मर्जी मेथड को यूज करो, तो बेसिकली कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी होती है। अगर कंपनी पहले सालों में ग्रॉस मेथड यूज कर रही है, अब भी उसको ग्रॉस मेथड यूज करना चाहिए। अगर पहले नेट मेथड यूज कर रही है तो अब भी नेट करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और अब आइएगा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसमें भी दो मेथड है, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। इवन दैट ये वर्ड भी स्टैंडर्ड में नहीं है, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। वहां पर वो लिखता है जी कि जैसे एसेट की मैंने अभी आपको बात समझाई, वो लिखता है कि द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड द कॉस्ट और एंड गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी सेपरेटली शोन। ठीक है, और दूसरा कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हम उसको आसानी के लिए ग्रॉस और नेट कहते हैं, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस मेथड मोस्टली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ये जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ये बेसिकली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, जैसे अक्सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अब उसमें उनके एक्सपेंसेस जो है वो डोनेशंस पर ही चल रहे होते हैं जो एम्प्लॉइज को पे करने हैं। तो कई दफा गवर्नमेंट जो है वो उनको ग्रांट देती है इन ऑर्डर टू मीट देयर सैलरीज, इन ऑर्डर टू मीट देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, इस अब यहाँ पर आपके एक्सपेंस के अगेंस्ट इनकम जनरेट हो रही है। एक तरफ एक्सपेंस है और दूसरी तरफ इनकम है। तो ग्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम, expense and income shall be shown separately। ये इनकम का मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट, shown shall be shown separately, यानी यहाँ पर आपने इनकम और एक्सपेंस को सेपरेटली शो करना है। और यहाँ पर आपने गवर्नमेंट ग्रांट जो है shall be deducted from relevant expense, from relevant expense। जो आपका एक्सपेंस है उसमें से आप इसको माइनस कर दो। वहां एसेट की कॉस्ट में से माइनस किया था, यहाँ एक्सपेंस की कॉस्ट में, एक्सपेंस में से इनकम को, ग्रांट को माइनस कर। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब फर्ज कीजिएगा 1 जनवरी 2017 को
31 दिसंबर 2017, ये साल के एंड पे हमारे एक्सपेंसेस हमने पे किए, एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हमने पूरे एक्सपेंस पे किए और सपोज हमने पूरे साल में 16 मिलियन के एक्सपेंस पे किए। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें 10 मिलियन सब्सिडी दे देती है, ग्रांट्स दे देती है। तो 31 दिसंबर को मैं कैश डेबिट करूंगा और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट कर। इसमें तो एसेट वाला रूल है ही नहीं, डेप्रिसिएशन ये वो कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ यही दो चीजें आनी है। गवर्नमेंट ग्रांट इज एन इनकम, इसको इनकम रिकॉर्ड करूंगा। सपोज 10 मिलियन मुझे ग्रांट मिली, ये 10 मिलियन, और ये 10 मिलियन इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए है, ये याद रखेगा। और ये एक्सपेंसेस इसी साल के हैं तो इनकम भी इसी साल की होगी अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल। ये सिंपल मैचिंग प्रिंसिपल आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर 2017 को मैं यहाँ एक्सपेंस डेबिट करता हूँ और कैश क्रेडिट कर देता हूँ। पहले आपने पे की ग्रांट और एक्सपेंस पे किया हुआ, और हो सकता है ये एक एंट्री ना हो, एक से ज्यादा एंट्रीज कंबाइन होकर 16 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है 10 मिलियन, तो गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट एक्सपेंस, तो हम इसको एक्सपेंस में से माइनस कर डायरेक्टली कैश डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, और यहाँ पर अमाउंट आएगी 10 मिलियन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा एक्सपेंस रह जाएगा 6 मिलियन का। अब अगर यहाँ एक्सट्रैक्ट शो करूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई आइटम नहीं आएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो दो चीजें मेरी शो होंगी, एक एक्सपेंसेस शो होंगे, वो एक्सपेंस जिसके अगेंस्ट ग्रांट मिली, बाकी भी होते हैं ना एक्सपेंस, हम तो सिर्फ उतने शो करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए 16 मिलियन, और फिर आप यहाँ लिख दोगे गवर्नमेंट ग्रांट एज एन इनकम 10 मिलियन। ये ग्रॉस मेथड है। ग्रॉस मेथड में हमें इनकम और एक्सपेंस दोनों सेपरेट शो करने होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पर अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर आप इनकम तो शो नहीं करेंगे, सिंपल एक्सपेंस शो करेंगे जो आपने पे किए, और एक्सपेंसेस नेट में चले जाएंगे 6 मिलियन, यानी जो आपकी ये डेबिट था 16 मिलियन और 10 मिलियन क्रेडिट, तो नेचुरली ये 6 मिलियन का मेरा एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जरा लिंक करता हूँ आपके एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से जो आपने पढ़ा हुआ है, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग में आपने ये पढ़ा था कि ये फ्रेमवर्क में कि एसेट, नो एसेट एंड लायबिलिटी कैन बी सेट ऑफ, नो इनकम और एक्सपेंस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन साथ में ये भी लिखता है कि इफ इट इज अलाउड अनलेस इट इज अलाउड बाय अ स्टैंडर्ड, अगर कोई भी स्टैंडर्ड हमें अलाउ कर रहा है, क्योंकि बेसिस स्टैंडर्ड में होती है, तो अगर स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है तो हम ऑफसेटिंग कर सकते हैं, यानी एक्सपेंस और एसेट में से लायबिलिटी को माइनस भी कर सकते हैं और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस भी कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि जब हम ऑफसेटिंग की वर्डिंग पढ़ते हैं, पहली लाइन जब पढ़ते हैं वहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये तो हमें ऑफसेटिंग तो अलाउ ही नहीं करता, खासतौर पे एसेट और लायबिलिटी। इस तरह मैं कई स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल दे सकता हूँ जहां पर आपके एसेट्स और लायबिलिटी ऑफसेट होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफसेट्स होते हैं, यानी एक अमाउंट जो होती है, एसेट अलग नहीं होता, लायबिलिटी सेपरेट नहीं होता। जैसे IAS 12 में आप जब FR2 में पढ़ोगे टैक्सेशन को, तो यहाँ दो टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और करंट टैक्स, वो दोनों के दोनों आप अलग नहीं शो करोगे। जो डेफर टैक्स एसेट भी होता है, डेफर टैक्स लायबिलिटी भी होता है, दोनों अलग शो नहीं करोगे बल्कि नेट ऑफ करके शो करोगे, ये स्टैंडर्ड खुद हमें अलाउ कर रहा है। इसी तरीके से IAS 19 जो आप CA फाइनल में पढ़ोगे, एम्प्लॉइज बेनिफिट, वहां पर भी एक में प्लान एसेट आ रहा होता है और प्लान लायबिलिटी, दोनों को नेट ऑफ करने की स्टैंडर्ड अलाउ करता है। तो ये नेटिंग और ऑफसेटिंग इज अलाउड इन सर्टेन कंडीशन इफ द स्टैंडर्ड इज अलाउड।
तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखिएगा कि नेट मेथड की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, एब्सोल्युटली ये भी वैल्यू है, क्योंकि ये आपके उसका हिस्सा है स्टैंडर्ड का, और जो चीज स्टैंडर्ड का हिस्सा होती है उसको हम उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी हमारा माइंड बेशक एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो इसलिए दोनों मेथड है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो ज्यादा एसेट्स रिलेटेड होता है, इनकम का तो सिंपल होता है, और इनकम जैसे मैंने अभी बताई है, इनकम ज्यादातर तो बेसिक होती ही अनकंडीशनल है, इसमें कंडीशन की जरूरत ही नहीं होती। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ग्रांट देगी तब जिस वक्त आपको वो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आप एग्रीकल्चर में क्रॉप्स डैमेज हो जाए ड्यू टू फ्लड, तब गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है जी कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। या अगर कोई और रीजन होती है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे देती है। तो ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होती है, तो वहां पर हमें जो इनकम मिलती है सीधा हम जो ग्रांट मिलती है वो सीधा इनकम में ले जाते हैं, उसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं इससे आगे जाऊंगा रिफंड की तरफ, और ये जरा बड़े ध्यान से देखना है रिफंड वाला कॉन्सेप्ट, और ये मैं अगली एग्जांपल लेके चलूंगा और दरमियान में जाकर रिफंड पे जरा देखिएगा नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी कोई बोल रहा है? मुझे आवाज बहुत हल्की आई है। सर ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में जो आपने नेट मेथड बताया, आप उसकी कोई एग्जांपल करवाएंगे अभी? ये एग्जांपल ही तो करवाई है आपको। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है कि जो एक्सपेंस है आप इनकर कर चुके हैं उसके अगेंस्ट इनकम जो मिल रही है उसको इनकम बना दो, ग्रांट जो मिल रही है उसको इनकम बना दो, ठीक है। ये मैं दोबारा वो स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आपसे, इसमें तो कोई मुश्किल चीज ही नहीं थी। फिर भी देख लें, दोबारा देख लें, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। न्यू शेयर 18P, ये देखिएगा, ये क्रॉस मेथड है, ये नेट मेथड है, ठीक है। ये एग्जांपल ही तो है मैंने जो लिखी हुई है। कि सर मुझे आपको एंट्री समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आई? तो ये एंट्री समझ नहीं आई, ये कैसे किया? जी एंट्रीज में वही बताने लगा हूं ना, ये तो सिंपल एक्सपेंस और इनकम की एंट्री है ना, इसमें क्या मुश्किल है? जब आपको एक्सपेंस इनकर करते हो, पे करते हो, तो क्या एंट्री पास करते हो? सर एक्सपेंस कोई टू भी कैश एक्सपेंस पे कर रहे हो, यस वही एंट्री मैंने की है। और जिस वक्त कोई इनकम आती है तो क्या एंट्री पास करते हो? कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, वही एंट्री पास की है। सिर्फ फर्क ये है इस क्रॉस मेथड में आपने इनकम और एक्सपेंस को सेपरेटली ट्रीट करना है, ठीक है। बस ये मैंने आपको कहा है, यानी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट और कैश डेबिट और ग्रांट क्रेडिट, ठीक है। और इसी तरह जिस वक्त नेट मेथड में आऊंगा तो जो इनकम है वो रिकॉर्ड नहीं होती, ये देखो, बल्कि जो ग्रांट मिली है वो इसी एक्सपेंस के अगेंस्ट कैंसिल हो जाती है। यानी आपने जब पहले एक्सपेंस पे किया 16 मिलियन का, अब आपको 10 मिलियन की इनकम आ रही है, वो इनकम आप इस एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे, तो ये खुद बहुत क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम शो नहीं करनी और ये नेट मेथड से शो होगा। एक एग्जांपल जब रिफंड के साथ करूंगा तो वो पूरी डिटेल में आएगी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी फर्दर। सर ये IAS 12 एंड IAS 19 आपने यहाँ पे मेंशन किया, ये ऑफसेटिंग अलाउ करते हैं जी जी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड्स? लाउ करते हैं ये ऑफसेटिंग। बल्कि अगर आप थोड़ा सा इंट्रो में जाइएगा, इंट्रो में आपको याद है कि रिसीवेबल और पेएबल जो है, रिसीवेबल और पेएबल वो आप ऑफसेट करते थे कॉन्ट्रा सेटलमेंट, यस सर। ठीक है, रिसीवेबल में भी और पेएबल में भी, ठीक है। इस पे अब जो स्टैंडर्ड लगता है वो IFRS 9 है, जो कि अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इंट्रो में ये चीज तो पढ़ चुके हैं ना। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड आई है अपना वीडियो ऑफ करो उमर अब्बासी, लेकिन आपने स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ा होगा। इस तरह बहुत सी चीजें ऐसी अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर आपको खुद आइडिया होगा कि हमने ये चीज कहाँ पढ़ी थी और उस पर कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। अब अगर मैं इंट्रो लेवल पे एज ए टीचर मैं वहां ये स्टैंडर्ड बताऊं IFRS 9, तो बच्चे तो वैसे परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं किन मुश्किलात में डाल रहे हैं हमें।
तो ये सारी असल में स्टैंडर्ड बेस्ड होती है अकाउंटिंग, लेकिन जहाँ जहाँ जो चीज़ आती है, आप चूंकि आप FR1 में आ चुके हो और यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन होती है सीखने में, ठीक है। सो वेल, अब आइएगा रिफंड का केस। देखिए, पहली चीज डिस्कस ये करूंगा मैं आपसे, बहुत सिंपल, एंट्री भी कोई मुश्किल नहीं है। जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन फुलफिल ना हो, जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी वक्त भी, तो गवर्नमेंट सारी की सारी अमाउंट रिकॉल कर ले। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर 5 साल की ग्रांट मिली, ठीक है, और 5 साल में 2 साल कंडीशन फुलफिल होती रही, तीसरे साल उन्होंने वायलेशन कर दिया। गवर्नमेंट चूंकि ऑब्वियसली मॉनिटर करती है, गवर्नमेंट ने अब जब रिकॉल करेगी तो वो ये नहीं कहेगी कि 2 साल आपने कंडीशन फुलफिल की थी तो हम 2 साल का रिफंड नहीं लेते। अगर तो ऐसा कर रही है फिर तो मेरी एंट्री बहुत आसान हो जाती, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट सारी की सारी ग्रांट जो है रिकॉल कर लेती है, ठीक है। तो जितनी आप इनकम बना चुके होते हो वो उसको रिवर्स भी करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ख्याल करना है। अब यहाँ आते हैं और मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊंगा, हर साल में तीसरे साल में जाकर मैं रिफंड की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3, ग्रॉस मेथड विद रिफंड। और ये भी लिख रहे हैं एसेट ग्रांट related to asset. On 1st March 2017, a specialized machine was bought by ABC Limited at for rupees 45 million. It is estimated that useful life of machine shall be 5 years. On same day, government grant was received of rupees 30 million was received against specialized machine. The machine can be used in production of specific parts
cars with features of less CO2 emission. On 30th April 2019, government grant was refunded in full due to non-compliance of conditions और अज्यूम करें कि our year end is 31st December each year. अब यहाँ से प्लीज आपने ध्यान से समझना है, जहां नहीं समझ आएगी मुझसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। ये पूरी एग्जांपल मैंने लिखी है, अभी भी मुख्तसर वर्ड्स में लिखी है। मेथड आपने लगाना है, ऊपर मैंने हेडिंग दी है ग्रॉस मेथड, ठीक है। तो जरा एंट्रीज करते हैं पहले साल की। ये 3 साल में जा रहा है। देखें पहला साल जो है 1 मार्च 2017 से लेकर 31 दिसंबर तक होगा, क्योंकि 31 दिसंबर मेरी क्लोजिंग डेट है हर साल की। अगले साल पूरा साल होगा, तीसरा साल 4 मंथ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइएगा 1 मार्च 2017, आपने स्पेशलाइज्ड मशीन बाय की एट फॉर ₹45 मिलियन। मुझे बताइएगा, कोई भी स्टूडेंट बताए कि इसकी एंट्री क्या होगी? एनी स्टूडेंट? PPE to cash. PPE टू कैश, ठीक है। आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। और चूंकि ग्रॉस मेथड है तो हम इसको सेपरेट शो करेंगे, यानी ये 45 मिलियन पे हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद इसी से आगे चलें, बाकी तो यूजफुल लाइफ होगा तो साल के एंड पे अप्रिसिएशन होनी है। इसे नीचे देखिएगा, ऑन द सेम डे गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 30 मिलियन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट स्पेशलाइज्ड मशीन। ये बच्चों अब बताइएगा आप क्या एंट्री पास करोगे इसी डेट को? दूसरी एंट्री Cash to जी, government. कैश डेबिट, शाबाश, कैश डेबिट और Government grant credit. जी गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। और ये हमें मिली है ग्रांट 30 मिलियन की, हम 30 मिलियन से इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 1 मार्च के बाद 31 दिसंबर 2017, अब ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, क्योंकि ये सेपरेट रिकॉर्ड हुआ है, ये IAS 16 में फॉल करता है, ये आपका IAS 20 में फॉल करता है। इसको सेपरेट ट्रीट करना है, इसको सेपरेट ट्रीट करना है। तो PPE का रूल तो सिंपल ये है कि इट शैल बी डेप्रिसिएटेड। तो जब मैं डेप्रिसिएट करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? आपका एसेट की कॉस्ट है 45 मिलियन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा 10/12। ये 10/12 मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने इसको एक्वायर किया 1 मार्च से, तो जनवरी और फरवरी की तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। एज पर IAS 16 the depreciation will be started from the date when it is available for use। तो ये 7.5 मिलियन की मेरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड।
ठीक है जी। अब इस तरह भी ध्यान में रखिएगा कि अब इसकी लाइव, अब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट नेट बुक वैल्यू ऑफ 45 मिलियन से कम होकर 37.50 होगी। अब दूसरी तरफ आइएगा गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ। गवर्नमेंट ग्रांट का रूल हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी गवर्नमेंट ग्रांट है दैट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। तो जिस तरह आपने उसको डेप्रिसिएट किया सेम इसी तरह मैं इसको अमोर्टाइज करूंगा। अब यहाँ पर अमोर्टाइज करूंगा तो गवर्नमेंट ग्रांट मेरी डेबिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दूंगा। By how much amount? 30 divided by 5 multiply 10 by 12। ठीक है, यानी 30 डिवाइड बाय 5 6 आ जाएगा, 6 into 10 by 12 which is 5। तो 5 मिलियन गवर्नमेंट ग्रांट मेरी अमोर्टाइज हो जाएगी और ये इनकम के तौर पर शो होगी मेरी साल। तो याद रखिएगा यहां तक मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आते हैं, एंट्रीज पहले मुकम्मल कर लेते हैं फिर एक्सट्रैक्ट की तरफ आएंगे। 3 साल का वो क्वेश्चन मांग रहा है, हम इसको 3 साल तक लेके जाएंगे, 3 इयर्स। तो सेकंड ईयर में 31 दिसंबर 2018, अब अगला साल शुरू हो गया 18। तो 18 की तो कोई एंट्री नहीं होगी ना साल के शुरू में, क्योंकि एसेट तो एक ही दफा आना है, हर साल तो नहीं खरीदना आपने। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ 31 दिसंबर 28 को जाकर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री क्या आई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन इस साल जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो 9 मिलियन होगी, यानी 45 डिवाइडेड बाय 5। इसको 10 बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा साल है, 31 दिसंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक मेरी डेप्रिसिएशन 9 मिलियन। अच्छा, उसी तरह अब मैं इसी डेट को अमोर्टाइज करूंगा गवर्नमेंट ग्रांट को, तो मेरी एंट्री हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सर यूजफुल लाइफ कम नहीं होगी? पिछले साल 5 थी, इस बार 4 नहीं लेंगे हम? स्ट्रेट लाइन मेथड कम कैसे होगी? स्ट्रेट ओके लाइन सर। मेथड है वो तो कॉस्ट पे होनी है। अच्छा, अब आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to 6 मिलियन। ये दूसरा साल भी होगा। इस तरह अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड ना हो ना तो हर साल यही एंट्री करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद जो 5 साल लाइफ है गवर्नमेंट ग्रांट जीरो हो चुकी होगी और एसेट भी फुली डेप्रिसिएट हो चुका होगा। ओके, अब इससे आगे चलो, तीसरा साल बड़ा क्रिटिकल है, थर्ड ईयर में। अब मैंने डेप्रिसिएशन तो साल के एंड पे रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 30/4/2019 को गवर्नमेंट ने जितनी ग्रांट है वो वापस ले ली। तो मैं 30 अप्रैल 2019 में आता। पहले तो आप देखें कि मेरी बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस कितना आ रहा है, वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैं सर्कल लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ये रेड कलर से। ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑलरेडी हमने क्रेडिट की थी पहले जिसने रिसीव की थी। फिर पहले साल 5 मिलियन गवर्नमेंट ग्रांट में डेबिट कर चुका हूँ, -5 मिलियन ये माइनस होगा। और फिर मैं अगले साल यानी जो लास्ट ईयर है 18 में 6 में माइनस कर चुका हूँ। सो 11 माइनस हो चुका है। ग्रांट का बैलेंस जो मेरे पास आ रहा है वो 19 मिलियन। ग्रांट का जो बैलेंस आ रहा है मेरी बुक्स में वो 19 मिलियन, लेकिन मैंने पे कितना करना है, वाज रिफंडेड इन फुल। मुझे सारी की सारी वापस करनी पड़ी ग्रांट जो कि 30 मिलियन है। तो मैं अब डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट को कितनी अमाउंट से करूँ, अब लायबिलिटी खत्म होगी ना, मैं रीपे कर रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रांट को। जी ग्रांट लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को मैं डेबिट करूंगा कितनी अमाउंट से, जितनी मेरी बुक्स में लायबिलिटी शो हो रही है। मैं 19 मिलियन से इसको डेबिट करूँ, ये जो अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेशन। अच्छा, लेकिन पेमेंट मैं कर रहा हूँ 30 मिलियन। ठीक है, एक लाइन छोड़ते हुए पेमेंट में लिख देता हूँ कैश चूंकि जा रहा है मुझसे तो वो क्रेडिट होगा 30 मिलियन का। तो
11 मिलियन की जो एक्स्ट्रा पेमेंट मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वक्त रिफंड होगा तो जो इनकम आप रिकॉर्ड कर चुके हैं वो आप एक्सपेंस बन जाएगा। अगर गौर से देखें तो पहले आप कितनी इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो, 5 और 6 11, और अब ये 11 मेरा एक्सपेंस बन गया और मैंने इस एक्सपेंस को अब डेबिट कर दिया। ठीक है, अब जिस वक्त ये रिफंड हो गई, याद रखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट अब मेरी जीरो हो चुकी है। अब मैं जब साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2019 को, तो मैं बिल्कुल उसी तरह पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। देखो डेप्रिसिएशन तो बंद नहीं हो सकती क्योंकि एसेट तो नहीं है, एसेट तो आपके पास ही है, सिर्फ आपने वो जो ग्रांट की कंडीशन फुलफिल नहीं की जिसकी वजह से आपने ग्रांट वापस करनी पड़ी, लेकिन एसेट तो आप यूज कर रहे हो। तो एक तो डेप्रिसिएशन इसकी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी अनलेस इट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। ये 9 मिलियन की मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी 31 दिसंबर 2019 को, और उसके बाद हम अगले हर साल एंट्री करते थे अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब वो नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी कि वो ऑब्वियसली मेरी अब गवर्नमेंट ग्रांट वापस हो चुकी है और इसका बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो जीरो है। ठीक है, अब ये सारी सिचुएशन को एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये 4 महीने जब हमारे पास रही है गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसकी हम नहीं हाँ। लेंगे अमोर्टाइजेशन? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना, आप अमोर्टाइजेशन लेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो नेट अमाउंट तो उतनी आएगी, एक्सपेंस लेवल नहीं आएगा। और याद रखिएगा अमोर्टाइजेशन सिर्फ साल के एंड पे होती है। अगर ड्यूरिंग द ईयर रिफंड हो रहा है तो मुझे अमोर्टाइजेशन करने की जरूरत नहीं है उस टाइम। ओके, अब आइए कि नेक्स्ट में अब जरा एक्सट्रैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब एसओसीआई में आपने जो इनकम में शो करना है, इसमें आप 3 कॉलम बना लेते हैं, यानी 2017 की इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, 2018 की इनकम स्टेटमेंट में, और 2019 3 साल का डाटा ना, 3 साल का उससे रिक्वायर किया हमने। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमने पढ़ा था ग्रॉस मेथड, दो ही चीजें आती हैं, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का देख लें, बड़े आराम से आपको नजर आएगा 7.50 यहाँ शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 9 मिलियन, और इवन जिस साल में आपने रिफंड की है गवर्नमेंट ग्रांट वहां पे भी 9 मिलियन, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा दिस वन। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब जो अमोर्टाइजेशन होगी गवर्नमेंट ग्रांट की, जी ग्रांट, तो पहले साल हमने कितनी ग्रांट की अमोर्टाइजेशन रिकॉग्नाइज की थी, 5 मिलियन। ठीक है जी, जो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट हुई थी दिस अमाउंट, ये 5 मिलियन चूंकि इनकम है ये मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, और 2018 में इनकम में 6 मिलियन क्रेडिट कर रहा हूँ, और 2019 में कोई मैं अमोर्टाइजेशन नहीं कर रहा, बल्कि 2019 में मैं रिफंड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा रिफंड ऑन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, जब मैं रिफंड करता हूं तो जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट करती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, क्योंकि ग्रांट वापस तो 30 मिलियन हो रही है ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट में यहाँ लेके आऊंगा 11। ये शो कर रहा है कि 11 मिलियन का मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है ड्यू टू रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो आप देखिएगा इससे पहले जो आप इनकम रिकॉर्ड कर चुके थे 2017-18 में, वो 19 में अब आपका एक्सपेंस बन गया, ठीक है, रिफंड के केस में। अब आइएगा इसी तरह एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यही 3 कॉलम में यूज करूंगा, तो 17, 18, 19 अब नहीं लिख रहा, ये उसी से नीचे अमाउंट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट, और इसमें आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो 2017 की अगर मैंने वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, ये देखिएगा 45 मिलियन मेरा एसेट था, और पहले साल की डेप्रिसिएशन 7.50 थी, इसको लेस किया तो 37.50 मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई।
ठीक है। नेक्स्ट ईयर में उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन 9 मिलियन और हुई तो 29 मिलियन माइनस करना 28.5 और फिर 9 मिलियन और माइनस किया इस साल का तो 19.5 और ये मैं माइनस लिखता जा रहा हूँ, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा, एसेट्स है। अच्छा, जहां तक लाइबिलिटीज का ताल्लुक है तो पहले साल के एंड पे नॉन करंट लाइबिलिटीज गवर्नमेंट ग्रांट और करंट लाइबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट, सो जितनी अगले साल अमोर्टाइज होनी है ना, ये पहला साल एंड है, जितनी अगले साल अमोर्टाइज होनी है वो आपकी करंट में आएगी 6 मिलियन, ठीक है, और बाकी जो बैलेंस है वो नॉन करंट में आएगा। अब देखें टोटल ग्रांट 30 मिलियन थी, 5 अमोर्टाइज हो चुकी है, 25 रह गई, 25 में से 6 निकालें तो 19 मिलियन आ गई। सेम इसी तरह अगले साल में जब 2018 में आएंगे यहाँ 6 मिलियन आ जाएगा, यहाँ 13 मिलियन आ जाएगा और आखिरी साल तो वैसे नील हो जाना है क्योंकि ये रिफंड हो चुकी है। तो ये मैं दोबारा अगली क्लास में आपसे फिर डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम कम है और मैंने अभी अटेंडेंस मार्क करनी है, तो आप नेक्स्ट क्लास में बाकी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे जल्दी से जरा अटेंडेंस लगा लेने दें। स्टूडेंट अटेंडेंस F1 जी, अलीजा फातिमा, अनीको जुमा, अक्सा अजाज, जी अक्सा इजाज, ये मैंने साथ शेयर भी किया, जो देखते जाए जिसको नाम अपना नजर आए वो बात कर सकता है इसमें। अवैस अख्तर, प्रेजेंट सर। फर्रा कोकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, प्रेजेंट सर। ईम अली खान, खुर्रम खान, प्रेजेंट। किंजा बसीरत, मरियम शुएब, महरीन एहसान, मुअज्जम भट्टी, प्रेजेंट। मोहम्मद अमन खान, प्रेजेंट सर। सर अलीजा फातिमा प्रेजेंट है। अच्छा जी। हसान हबीब, इर्तजा हुसैन, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर अब्बासी, प्रेजेंट सर। उमर शेख, वजाह जमाल, मुशाहिद हुसैन, नायाब शरीफ, सबरीना ईमान, प्रेजेंट। समन आरिफ, प्रेजेंट सर। समन रमजान, प्रेजेंट सर। सनाउल्लाह, शबनम बीबी, प्रेजेंट सर। शुएब अहमद, प्रेजेंट सर। शुजात अली, प्रेजेंट सर। सिदरा जबीन, सैयद मुसद्दक, सैयद